इस टॉपिक में बेसिकली बात होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से कैरी सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन में भी सेंस ऑर्गन से आ रहा है या इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रहा है। वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है विद इन द न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सो एक न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिसीव करना एंड देन इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करना टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है इस न्यूरॉन के अंदर, ये ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में। इस मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। जैसे ही एंड तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल में कुछ केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये केमिकल देन नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाके अटैच करते हैं और फिर उस न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं और कैसे वो आगे ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द एक्सॉन। हमारे आसपास भी आप बहुत सिग्नलिंग के एग्जाम्पल देखते हो। ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो तो हैंड सिग्नल्स का यूज़ करते हो। जब आप बोल नहीं सकते हो, सिर्फ हैंड सिग्नल से कम्युनिकेट करते हो। इसमें ये एग्जांपल है लाइट सिग्नल्स का। ये लाइट हाउस से जो लाइट निकलती है, इसकी वजह से जो भी इनकमिंग शिप्स होते हैं, जब वो इन लाइट सिग्नल्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। सो ये लाइट सिग्नल्स हेल्प करते हैं, कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं विद द इनकमिंग शिप्स। ऐसे ही मोर्स कोड होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर। मोर्स कोड, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कोड भेजा जाता है और ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है, ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज़ होते हैं। सेल फोन्स में रेडियो सिग्नल्स यूज़ होते हैं, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई गाना है या कोई बात है जो आपने बोली है, वो इंफॉर्मेशन वेव्स के अंदर इनकोड हो करके वेव्स फिर ट्रैवल करते हैं एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन में। सो किसी भी तरह का सिग्नल, कोई लाइट सिग्नल है, हैंड सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, रेडियो सिग्नल है, ये सब सिग्नल्स जो होते हैं कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। दीज सिग्नल्स दे कैरी सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे अंदर भी जो सेल्स होते हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं। जैसे आप देख रहे हो, इसमें से ये हार्मोन निकल रहा है और ये हार्मोन निकल के इसके ऊपर अटैच हो रहा है। ये हार्मोन भी एक तरह का सिग्नल है, एक केमिकल सिग्नल है। जैसे ये हार्मोन अटैच करता है तो ये अपने साथ कोई मैसेज लेकर के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल द मैसेज इज़ टू डिवाइड, तो ये सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा। मे बी द मैसेज इज़ टू प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। सो इस तरीके से मैसेजेस काइंड ऑफ डिलीवर किए जाते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ केमिकल सिग्नल्स। बट क्योंकि अभी हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो कि नर्व सेल्स होते हैं, दीज नर्व सेल्स दे हेल्प इन कम्युनिकेशन। ये इन्फॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? ये इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसको सेंस करना। तो बाहर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन कलेक्ट करता है एंड देन ये न्यूरॉन्स का काम होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को वो ब्रेन तक लेकर जाए। सो ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन है जो कि ट्रैवल होता है विद इन द बॉडी। ऐसे ही आप देखो, आपने कुछ किसी चीज़ को टच किया, वो टच का इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगा टू द ब्रेन। अगर सपोज़ ये नर्व्स कट जाती हैं तो उसके साथ ये जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो भी कट जाएगा। तो मतलब ब्रेन के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। ब्रेन के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो देयर वुड बी नो एक्सपीरियंस, देयर वुड बी नो परसेप्शन और देयर वुड बी नो फीलिंग। आप टच करोगे पर आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ऐसे ही ब्रेन से भी इंफॉर्मेशन निकलती है, मसल्स पे जाती है। मसल्स के पास जब सिग्नल्स पहुंचते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट होती है। अगर ये भी कट गया तो देयर वुड बी पैरालिसिस, मसल मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का ये इम्पॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का ये पर्पस है या ये इम्पॉर्टेंस है कि वो हेल्प करता है इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमें हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको परसीव करने में मदद करता है और हेल्प करता है हमें अपनी जो नॉर्मल एक्शंस परफॉर्म करने में, नॉर्मल फंक्शन करने में।
सो सिग्नलिंग का ये इम्पोर्टेंस होता है. दैट इज़ वाई आर सेल्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, डिफरेंट पार्ट्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि एक ओवरऑल फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके. सो नाउ दैट वी नो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या पर्पज़ है हमारी बॉडी में, अब हम देखेंगे कि कैसे ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं और कैसे ये सिग्नल आगे प्रोपोगेट होंगे. उसके लिए सबसे पहले वी नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन या मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन. हमारे न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज़ पोलराइज्ड मतलब आपको मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलेगा और मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मिलेगा. तो इसकी वजह से ये एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलैरिटी क्रिएट हो गई है. ये पोलैरिटी कैसे क्रिएट होती है? ये पोलैरिटी क्रिएट होती है आयंस की वजह से. हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं और ये आयन सेल के अंदर बाहर मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज चैनल्स, दीज पम्प्स. जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो तो लिपिड की बनी होती है. अब क्योंकि लिपिड की बनी होगी तो कोई चार्ज पार्टिकल अंदर बाहर लिपिड से तो नहीं मूव कर पाएगा, तो इसलिए ये चैनल्स होते हैं, ये चैनल या ये पंप होते हैं जो कि आयंस को अंदर बाहर जाने के लिए एक रास्ता देते हैं. में आप देखोगे ये पोटाशियम चैनल्स से पोटाशियम जो है वो बाहर जा रहा है और सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है. अब इसमें क्या होता है ना, पोटाशियम चैनल्स का जो नंबर होता है दैट इज़ वेरी वेरी हायर देन द नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स. अब क्योंकि पोटाशियम चैनल ज़्यादा होंगे तो पोटाशियम ज़्यादा बाहर मूव करेगा और उतना सोडियम अंदर मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या आता है कि बाहर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, बिकॉज बाहर ज़्यादा पोटाशियम जा रहा है और उतना सोडियम अंदर नहीं जा पा रहा है बिकॉज उतने चैनल्स ही नहीं है. तो अंदर नेगेटिव क्रिएट हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया. ये पंप का भी क्या काम होता है, सोडियम पोटाशियम पंप होता है. ये पंप भी पोटाशियम को एक्चुअली अंदर लेकर आता है, जो कि उल्टा है. पोटाशियम चैनल से पोटाशियम बाहर जाता है, पंप से पोटाशियम अंदर आता है. ये वाली जो मूवमेंट है ना, दिस इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसलिए इसको एटीपी रिक्वायर्ड है. दिस इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये जो चैनल से जा रहा है दिस इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है एंड देयरफॉर इसको कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है. इस पंप का मेन फंक्शन यही होता है कि ये पोटाशियम का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर मेंटेन करके रखे. ऐसे बहुत सारे सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट होते हैं अलोंग द मेम्ब्रेन. इन सोडियम पोटाशियम पंप का काम होता है कि पोटाशियम को अंदर लेकर आए ताकि पोटाशियम का जो अमाउंट है अंदर वो हायर रहे, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, तभी वो इस चैनल से बाहर मूव आउट कर पाएगा. इस चैनल से पोटाशियम तभी लीक होता रहता है. सो ओवरऑल जितने भी चैनल हैं, जितने भी पंप है, इसके अलावा और भी आयंस होते हैं जैसे क्लोराइड, कैल्शियम आयंस. इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. अब इसमें क्या है कि आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो गया ना. इसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे आपको उसका वैल्यू मिलेगा -70 मिली वोल्ट. सो ये है वोल्टेज इस मेम्ब्रेन का, ये है पोटेंशियल डिफरेंस इस मेम्ब्रेन का. इसके अंदर और बाहर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज़ -70. और ये माइनस इसलिए बिकॉज हम अंदर को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. तो अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो -70 मिली वोल्ट ये बनता है हमारा वोल्टेज. इस वोल्टेज को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं बिकॉज अभी न्यूरॉन जो है वो अभी रेस्ट पे है. ये कोई भी सिग्नल को जनरेट नहीं कर रहा है, कोई भी सिग्नल आगे सेंड नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसका कंडीशन कुछ ऐसा है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव -70 मिली वोल्ट. अब हम देखेंगे कि ऐसी मेम्ब्रेन पे जब सिग्नल आता है तो ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये मेम्ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. सो हमारे पास सबसे पहले एक स्टिमुलस आता है जो कि डेंड्राइट्स पे लगेगा, डेंड्राइट्स पे जाके बाइंड करेगा. डेंड्राइट्स क्योंकि रिसीविंग एंड होते हैं, ये ही इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो ये जो भी स्टिमुलस या सिग्नल जो होगा वो पहले आकर के इस
डेंड्राइट के ऊपर बाइंड करेगा। जैसे ही वो डेंड्राइट के ऊपर बाइंड करेगा तो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन में ही सोडियम चैनल्स होते हैं, वो सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और सोडियम अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देता है। मतलब बाहर से अंदर, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है तो वो बाहर से अंदर आना शुरू कर देता है। जैसे वो अंदर आता है, ज़्यादा ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहले जो नेगेटिव था इनसाइड द मेम्ब्रेन, दैट बिकम्स लेस नेगेटिव। तो अब -70 मिलीवोल्ट धीरे धीरे कम नेगेटिव बनने लगता है, तो -65 मिलीवोल्ट हो जाता है। और सोडियम अंदर आएगा तो -60 हो जाएगा, और आएगा तो -55 हो जाएगा। जैसे ही -55 होता है ना, इसी टाइम पे सिग्नल जनरेट होता है। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक स्टिमुलस आ रहा है तो उधर उस स्टिमुलस की वजह से एक सिग्नल जनरेट ही होगा। ये कंडीशन होती है। अगर वो स्टिमुलस -55 मिलीवोल्ट क्रिएट कर रहा है तभी सिग्नल जनरेट होता है, अदरवाइज सिग्नल जनरेट नहीं होगा। -65 में कोई नहीं होगा, -60 में भी कोई नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक माइक्रो इलेक्ट्रोड डालेंगे। माइक्रो इलेक्ट्रोड का काम होता है कि वो वोल्टेज को रीड कर सकता है, मेम्ब्रेन की जो भी वोल्टेज है उसे रीड कर सकता है। तो अभी इस टाइम पे ये न्यूरॉन रेस्ट पे है तो इसका जो वोल्टेज आएगा, जो रीडिंग आएगी, वो दैट वुड बी -70 बिकॉज दिस इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसमें एक बाहर से स्टिमुलस आएगा, बाहर से जब इस पर स्टिमुलस आएगा या सिग्नल आएगा, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि वोल्टेज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब ये दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो है कि आपके पास एक सिग्नल आया और एक बहुत छोटा सा चेंज नोटिस किया आपने। मतलब अगर पहले -70 मिलीवोल्ट है, रेस्ट पे अगर -70 मिलीवोल्ट है वोल्टेज, तो अभी सिग्नल आने के बाद उसका जो वोल्टेज है वो -65 मिलीवोल्ट बन गया है। ये बहुत ही छोटा सा वोल्टेज चेंज है। ये आप ग्राफ में देखोगे तो इसका बहुत ही छोटा सा एक बम्प दिखाई देगा बस आपको। तो ये कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो हो नहीं रही है। एक ये रेस्ट में है मेम्ब्रेन, थोड़ा सा बाहर से सिग्नल आया तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको देखने को मिली एंड वापस से अब ये न्यूरॉन फिर से रेस्ट में आ गए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि बाहर से जब भी कोई सिग्नल आ रहा है, बाहर से जब भी ये सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो इसकी जो वोल्टेज है, जो इसकी मेम्ब्रेन की जो वोल्टेज है, वो चेंज हो जा रही है। ये सिग्नल की वजह से वोल्टेज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस जो है वो हमें यहाँ पे ग्राफ में हम इसको देख पा रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो इलेक्ट्रोड। इन माइक्रो इलेक्ट्रोड की वजह से हम इन वोल्टेज चेंजेस को रीड कर पा रहे हैं बेसिकली। तो आपके पास ये सिग्नल आया जिसकी वजह से +5 मिलीवोल्ट का चेंज आया, -70 से -65 वोल्टेज बना और इसका जो ग्राफ में रीडिंग आई वो बहुत छोटी सी रीडिंग आई, कोई प्रोमिनेंट रीडिंग नहीं आई। एक तो ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपकी मेम्ब्रेन पहले -70 मिलीवोल्ट थी, एक सिग्नल आया, स्टिमुलस आया, तो वो -70 से चेंज होकर के -55 मिलीवोल्ट तक जा रही है। इस सिग्नल ने कितना जनरेट करा चेंज, +15 मिलीवोल्ट का। तो हमारे को ग्राफ में क्या दिखाई देगा कि -70 पे है, रेस्ट पे है अभी। जैसे ही सिग्नल आया, कोई स्टिमुलस आया बाहर से, तो वोल्टेज चेंज हो गया टू -55 एंड देन व्हाट वी नोटिस कि ये वोल्टेज जो है वो और चेंज हो जाता है +30 तक। ड्रास्टिक एक चेंज हमें देखने को मिलता है और +30 से ये वापस जाता है -70 तक। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास सिग्नल आया, इस सिग्नल की वजह से इतना चेंज हुआ, वोल्टेज में इतना चेंज हुआ, +15 मिलीवोल्ट का चेंज हुआ। उसके बाद ये जो भी चेंज हुआ -55 से +30, +30 से वापस से -70, ये जो पूरा चेंज हो रहा है, ये न्यूरॉन्स के अंदर खुद ही कुछ चेन ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं जिनकी वजह से इतना ड्रास्टिक वोल्टेज में चेंज देखने को मिलता है। इसी चेंज को ना हम इम्पल्स कहते हैं या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, इट इज़ अ रैपिड चेंज इन वोल्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन।
तो हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, सो बेसिकली हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का कोई वोल्टेज है। इस वोल्टेज में चेंजेस होते हैं। जब भी बाहर से कोई स्टिमुलस आता है या सिग्नल आता है तो इस वोल्टेज में चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को ही हम इम्पल्स कहते हैं या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हो ये माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस साइन है वोल्टेज में, इसका मतलब क्या है? जब भी हम वोल्टेज को मेजर करते हैं ना, तो हम मेम्ब्रेन के अंदर क्या वोल्टेज है उसे मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। तो माइनस का मतलब है कि अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें +30 में जो ये प्लस है, इसका मतलब है कि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हो कि ये जो पोलैरिटी है ये एकदम उलट गई है। ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन से डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन बन गया है। हमारे पास जो एक्चुअल इनिशियली जो रेस्ट पे जो वोल्टेज होती है, जो पोलैरिटी होती है, वो कुछ ऐसी होती है। मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। जैसे ही कोई सिग्नल आता है, वो सिग्नल इसकी पोलैरिटी को एकदम उलट देता है, बाहर नेगेटिव आ जाता है और अंदर पॉजिटिव। ऐसी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये डीपोलराइजेशन तभी होती है जब एक सिग्नल आता है, जब एक स्टिमुलस आता है न्यूरॉन के ऊपर, एंड फिर आप देखते हो कि +30 से ये वापस माइनस की तरफ जा रही है। तो मतलब ये डीपोलराइज्ड ही नहीं रहेगी, डीपोलराइजेशन से ये चेंज होकर के वापस से रीपोलराइज्ड बन रही है। सो आपकी इनिशियल पोलैरिटी वापस से आ गई। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि बाहर से एक सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल के आने की वजह से ये पोलैरिटी उलट रही है और फिर उलट के वापस से अपने ओरिजिनल जैसी पोलैरिटी थी पहले, उसमें वापस आ रही है। अच्छा, अब ये पोलैरिटी ये रिवर्स कैसे हो रही है? पॉजिटिव नेगेटिव अंदर बाहर कैसे मूव कर रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयंस। हमारे एक्सॉन में बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं। सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, पोटाशियम आयन चैनल्स होते हैं। ये वोल्टेज गेटेड होते हैं। इनको वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं, इसलिए बिकॉज इनके अंदर वोल्टेज सेंसर्स होते हैं। इन वोल्टेज सेंसर्स का क्या काम होता है? ये वोल्टेज को सेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि जैसे ही सिग्नल का क्या काम होता है, किसी स्टिमुलस का क्या काम होता है कि वो एक इनिशियल +15 का चेंज लेकर आए। तो -70 से -55 तक का चेंज जो आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल। -55 के बाद जो ये चेंजेस आ रहे हैं, ये अब सोडियम पोटाशियम जो चैनल्स हम पढ़ रहे हैं उनकी वजह से होता है। सो जैसे ही -55 मिलीवोल्ट हिट होता है, ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं। इन दोनों चैनल्स में से सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है और फिर बाद में पोटाशियम चैनल। इसलिए बिकॉज पोटाशियम चैनल्स दे आर स्लो, तो ये स्लोली ओपन होंगे और स्लोली क्लोज होते हैं। तो पहले सोडियम ओपन होगा, फिर ये पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे। अब इनमें क्या होता है ना, सोडियम चैनल्स जब ओपन होंगे तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। अंदर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो आपके पास जो ऐसी मेम्ब्रेन थी पहले, जिसका -70 मिलीवोल्ट था वोल्टेज, अब उसका जो पोलैरिटी है वो कुछ ऐसी हो गई है और इसका जो रीडिंग है वो +30 मिलीवोल्ट बन गया है। तो आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आप देखते हो कि -55 एक बारी जब रीच हो गया तो सोडियम चैनल्स खुल गए। यहाँ पे सोडियम चैनल्स खुल गए तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना शुरू हो गई, सोडियम अंदर आना शुरू हो गई। जैसे जैसे अंदर आ रहा है तो ये वोल्टेज प्लस की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब एक बार ये +30 पर पहुंच जाता है, ये इसकी पीक होती है। यहाँ पे सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे, अब और सोडियम अंदर नहीं आ सकता है। ये इनएक्टिव हो जाते हैं, उसी टाइम पोटाशियम चैनल खुल जाएंगे बिकॉज दे आर स्लो टू ओपन। तो पहले सोडियम खुल गए, अब पोटाशियम खुलेंगे। पोटाशियम जब खुलते हैं तो पोटाशियम अंदर से बाहर मूव करता है। जब पोटाशियम अंदर से बाहर मूव करेगा तो ये जो डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो ये वापस से रीपोलराइज होना शुरू होएगा। तो ये जो आप डाउनवर्ड देख रहे हो कि प्लस से जो ये माइनस में जा रहा है, इधर ये पूरा रीपोलराइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ पोटाशियम चैनल्स, और धीरे धीरे करके ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है।
मतलब जितना पोटाशियम बाहर जाता जाएगा ये नेगेटिव बनता जाएगा वोल्टेज, अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा और ये वोल्टेज नेगेटिव बनता जाएगा। अब यहाँ देखो ये -70 से भी नीचे चला गया है, -90 तक चला जाता है ये। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पोटाशियम चैनल्स है ना वो स्लो टू क्लोज़ होते हैं, स्लो टू ओपन भी होते हैं तो स्लो टू क्लोज़ भी होते हैं। तो आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि पोटाशियम चैनल्स को अभी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी बंद नहीं हुए हैं, तो पोटाशियम बाहर निकले जा रहा है। अब क्योंकि वो बाहर जा रहा है तो अंदर और नेगेटिव बनता जा रहा है, इतना नेगेटिव बन रहा है कि वो -90 तक पहुंच गया है। और इसके बाद फिर पोटाशियम चैनल्स भी बंद हो जाएंगे तो ये वापस से -70 में आ जाएगा। सो वापस से अब न्यूरॉन्स आर एट रेस्ट नाउ। अब इट इज़ प्रिपेयर टू टेक अनदर सिग्नल, इट कैन टेक अनदर स्टिमुलस। सो इस तरह से आपका एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जनरेट होता है। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास एक बाहर से स्टिमुलस आ रहा है, उस स्टिमुलस की वजह से +15 मिलीवोल्ट का चेंज हो रहा है। हो सकता है वो स्टिमुलस +15 मिलीवोल्ट का चेंज करे, हो सकता है ना करे। अगर वो नहीं करता है +15 मिलीवोल्ट का चेंज, अगर छोटा मोटा 5 या 6 मिलीवोल्ट का चेंज हो रहा है, तब उस केस में आपको कोई ऐसी स्पाइक नज़र नहीं आती, ऐसी कोई ड्रास्टिक इम्पल्स जनरेट होती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर तो इस स्टिमुलस की वजह से, सिग्नल की वजह से +15 मिलीवोल्ट का चेंज आ रहा है, मतलब ये जो पोटेंशियल है, ये जो वोल्टेज है अब ये -55 मिलीवोल्ट की बन रही है, देन उस केस में आप देखते हो न्यूरॉन्स के अंदर एक सडन ड्रास्टिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है इन द वोल्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और इम्पल्स जनरेशन। अब ये इम्पल्स आगे कैसे मूव करेगा वो है क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है ना, आप एक एग्ज़ाम्पल लो, जैसे दिवाली का वो क्रैकर होता है ना जिसको हम लड़ी कहते हैं, उसमें से छोटे छोटे पटाखे होते हैं। इसमें आप सिर्फ एक पटाखे पे आग लगाओ तो अपने आप ही नेक्स्ट वाला ट्रिगर हो जाता है और उसमें फिर एक्सप्लोजन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला ट्रिगर होगा, वो नेक्स्ट वाला ट्रिगर होगा, तो आप देखोगे 1 बाय 1 एक छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं along the entire length of the cracker. So 1 by 1 छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं। ऐसे ही एक्सॉन में भी होता है। हमारी जो एक्सॉन है ना उसमें एक सेगमेंट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या इम्पल्स जनरेट होता है। वो समहाउ ट्रिगर करता है अपने नेक्स्ट सेगमेंट को और फिर नेक्स्ट सेगमेंट में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो ट्रिगर करता है अपने नेक्स्ट सेगमेंट को और फिर नेक्स्ट सेगमेंट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो ट्रिगर करता है नेक्स्ट सेगमेंट को और फिर वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ऐसे करके सेगमेंट बाय सेगमेंट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है, पहले एक सेगमेंट में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और ये एंड तक जाता है। तो एक्सॉन में एक्चुअली कुछ भी मूव नहीं कर रहा है फॉरवर्ड, आपके पास बस चेंजेस हो रहे हैं। एक सीरीज़ में एक इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन हो रही है, पहले यहाँ हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, फिर यहाँ हो रही है। मतलब एक्शन पोटेंशियल पहले यहाँ जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ ट्रिगर करती है नेक्स्ट सेगमेंट को। उसमें आप देखो कि हमारे पास जो ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम चैनल्स थे, सोडियम चैनल से सारे सोडियम अंदर आते हैं। जैसे सोडियम अंदर आता है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके और आगे जो सेगमेंट है वहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है तो ये जो सोडियम होता है ये थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस तक आगे मूव करता है। यहाँ पे जब वो नए सेगमेंट में जाता है तो यहाँ की थोड़ी सी डीपोलराइज करता है, थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज लेकर के आता है। उस चेंज की वजह से यहाँ के जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं। वो ओपन होंगे तो और सोडियम अंदर आएगा, और सोडियम अंदर आएगा तो फिर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट सेगमेंट में जाएगा, नेक्स्ट सेगमेंट में थोड़ा सा वोल्टेज को चेंज करेगा, थोड़ा डीपोलराइजेशन करेगा, जिसकी वजह से सोडियम चैनल ट्रिगर होंगे, ओपन होंगे, वापस से सोडियम अंदर आएगा। तो ये इस तरीके से आपके पहले एक सेगमेंट के सोडियम खुल रहे हैं, फिर दूसरे सेगमेंट के चैनल्स, सोडियम चैनल्स खुल रहे हैं, फिर तीसरी सेगमेंट के सोडियम चैनल्स खुल रहे हैं। तो सेगमेंट बाय सेगमेंट आपकी डीपोलराइजेशन हो रही है, सेगमेंट बाय सेगमेंट वो डीपोलराइजेशन आगे बढ़ रही है। सो इसको हमने इस एनालॉजी से समझा कि हमारे पास जो क्रैकर है, जो ये लड़ी वाली क्रैकर होती है, इसमें हमें सिर्फ एक पटाखे पे आग जलानी होती है और उसके बाद वो अपने आप ही छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स फिर होते रहते हैं, एक के बाद एक छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते रहेंगे। यहाँ पे भी वही होता है कि एक बार ही जब -70 से -55 मिलीवोल्ट तक आ गया,
एक बारी स्टिमुलस की वजह से या सिग्नल की वजह से -70 से -55 मिलीवोल्ट इतना चेंज हो गया। इसके बाद अपने आप ही यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर वो एक्शन पोटेंशियल इस सेगमेंट में जनरेट होगा, फिर इस सेगमेंट में जनरेट होगा, इस सेगमेंट में जनरेट होगा। एक के बाद एक छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते जा रहे हैं अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द एक्सॉन। छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन्स होते जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। इसलिए जो मैंने बोला था कि जो ग्राफ है उसमें एक जो इनिशियल -70 से -55 चेंज जो हो रहा है वो सिग्नल की वजह से होता है, स्टिमुलस की वजह से होता है। उसके बाद जितना भी ड्रास्टिक चेंज हो रहा है वो होता है बिकॉज ऑफ दिस चेन रिएक्शन। एक चेन ऑफ रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होती है और फिर वो इम्पल्स जो है वो आगे फॉरवर्ड मूव करती है अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द एक्सॉन।